हाँ, तो मेरे प्यारे बंधु, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। आज जो हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। इसके पहले वाला क्लास में आपका प्लांट टिश्यू पढ़ा चुके हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से धन्यवाद, शुभकामना देते हैं तथा आपका मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। तो मेरे प्यारे बंधु, आज पढ़ाने से पहले जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेरे दोस्त, इसी शब्दों के साथ आज का जो क्लास आपका बहुत वैल्यूएबल क्लास है, आपका एनिमल टिश्यू जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रत्येक बहुकोशिकीय जंतु में अलग अलग कार्यों को संपादन के लिए कोशिकाओं का भिन्न समूह होता है। यही भिन्न समूह जो होता है, तो कोशिकाओं का भिन्न समूह जो होता है, तो कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग उत्तक कहते हैं। तो भाई, प्रत्येक बहुकोशिकीय जंतु में, एक कोशिकीय जंतु की बात नहीं हो रही है यहाँ, प्रत्येक बहुकोशिकीय जंतु में अलग अलग कार्यों को संपादन करने के लिए कोशिकाओं का भिन्न समूह होता है। क्या होता है भाई? तो भिन्न समूह होता है, जिसको ये भिन्न समूह जो होता है कोशिकाओं का, इसी समूह को हम लोग को उत्तक कहते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार की होती है।
होती है। तो भाई हम इसको उलट कर भी बोल सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति और संरचना तथा कार्यों की दृष्टि से उत्पत्ति एवं संरचना तथा कार्यों की दृष्टि से एक प्रकार की होती है, उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? उत्तक कहलाता है। इसको अन्य तरह से भी हम बोल सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह, समान कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। अब भाई हम लोग एनिमल टिश्यू की बात आज कर रहे हैं, तो भाई एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात करेंगे। तो भाई एनिमल टिश्यू जो होता है, मिटा दें? चलिए भाई, एनिमल टिश्यू जो होता है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितना होते हैं भाई? तो भाई 4 प्रकार के होते हैं। ये एनिमल टिश्यू जो है यह कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका इपिथेलियम इपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियमी टिश्यू या उपकला टिश्यू भी कहते हैं। इपिथेलियल टिश्यू पहला है आपका इपिथेलियल इपिथेलियल THELIAL इपिथेलियल टिश्यू। इसको क्या कहते हैं भाई? तो इपिथेलियल टिश्यू। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपकला उत्तक, या इसको इपिथेलियमी उत्तक कहते हैं। इसको एपिथेलियमी उत्तक भी कहा जाता है। दूसरा आपका है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आपका है भाई कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आपका क्या है भाई? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। संयोजी उत्तक, इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आपका ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। तीसरा हम लोग कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर MUSCULAR मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हो गया। इसको हम लोग हिंदी में पेशी उत्तक कहते हैं। पेशी उत्तक। और चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। NERVOUS नर्वस टिश्यू। इसको कहते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र। तो मेरे प्यारे बंधु, हम लोग जैसे एनिमल आपका प्लांट टिश्यू पढ़े, उसका टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़े, उसी प्रकार हम लोग का जो एनिमल टिश्यू है वह उसका शरीर में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है नर्वस टिश्यू। अब मेरे प्यारा बंधु, हम लोग जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या है। तो भाई एपिथेलियल टिश्यू क्या है? तो एपिथेलियल उत्तक अंगों की बाहरी पतली परत, यह जो है अंगों की बाहरी परत जो पतली, जो कैसा होता है? पतली। आपका कैसा होगा? बाहरी परत है जो कैसा है? तो भाई पतली, तथा आंतरिक अंगों की आंतरिक अंगों की
आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करता है। आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करता है। स्तर का आपका निर्माण करता है। यह क्या है भाई? यह एक बाहरी या अंगों की बाहरी परत है जो पतली तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करता है। ऐसे ऊतक में इस ऊतक में अंतरकोशिकीय आपका इंटर सेल्यूलर स्पेसेज आपका कहेंगे अंतर कोशिकीय स्थान, जिसको कहते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है नहीं होता है, ये दो अर्थात कोशिकाओं के बीच निर्माण करता है। इस ऊतक में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, अर्थात दो कोशिकाओं के बीच जो है कोई खाली स्थान नहीं रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं आपका इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, अर्थात कोशिकाओं के बीच कोई स्थान खाली नहीं होता है। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करता है। ये कार्य क्या करता है भाई? तो यह कार्य जो करेगा रक्षा करने का काम करता है। क्या करता है? रक्षा करने का काम करता है। ये ऊतक क्या है? ये रक्षा करने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और क्या करता है भाई? तो विसरण का भी काम इसी से होता है। विसरण का कार्य करता है। तो मेरे प्यारे बंधु, ये डिफ्यूजन में भी भाग लेता है। उसके बाद श्रवण का भी काम करता है। ये क्या करता है? श्रवण का भी कार्य करता है। श्रवण का भी काम करता है और अवशोषण में भी सहायता करता है। और क्या करता है? तो अवशोषण में भी आपका कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है? तो मेरे प्यारे बंधु, यह ऊतक खास करके अंगों की बाहरी परत में पाया जाता है, जो पतली तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करता है। यह ऊतक में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं के बराबर होते हैं, अर्थात दो कोशिकाओं के बीच में कोई खाली स्थान नहीं रहता है। और यह ऊतक जो है खास करके कार्य जो करेंगे वो रक्षा प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। दूसरा डिफ्यूजन का भी काम करता है, विसरण जिसको कहते हैं। तीसरा आपका श्रवण सेक्रेशन का भी काम करता है और एब्जॉर्प्शन का भी कार्य करता है, अर्थात अवशोषण का भी कार्य करता है। तो हम लोग इसके विषय में कैरेक्टर को जान गए कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। यह एपिथेलियल टिश्यू जो है यह अंगों की बाहरी परत पे पाया जाता है, या क्यों कहें कि आपका जो बाहरी परत जो चमड़ा होता है हम लोगों का, उसमें ये पाया जाएगा। और यह पतली तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का ये निर्माण करता है। इस ऊतक में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं रहता है, अर्थात दो कोशिकाओं के बीच जो है कोई खाली स्थान नहीं रहता है। और यह कार्य क्या करता है भाई? तो बाहर ऑटोमेटिक है कि बाहरी स्तर शरीर के सबसे बाहरी आपका स्तर पर रहेगा, तो आपको प्रोटेक्शन का ही कार्य करेगा, अर्थात कोई बैक्टीरिया या किसी प्रकार का हमला होने से क्या होता है? ये बचाता है, तो ये प्रोटेक्शन का कार्य करेगा। दूसरा क्या है भाई? तो ये विसरण डिफ्यूजन का भी कार्य करता है। तीसरा आपका क्या है? तो श्रवण सेक्रेशन का भी काम करता है। जैसे आपको कुछ बाहर करना रहता है, सेक्रेट करना रहता है, तो आपका सेक्रेशन का भी कार्य करेगा।
और कुछ अवशोषण का भी कार्य करता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का भी कार्य करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बहुत ही वैल्यूएबल टिश्यू है, अपने शरीर का क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल टिश्यू है। अब मेरे दोस्त हम लोग चारों का अध्ययन अलग अलग करेंगे। तो आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे केवल, है ना भाई। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है यह जो है कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्या भाई? तो एपिथेलियल टिश्यू जो है मुख्य रूप से एपिथेलियल टिश्यू जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है वह कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वह मुख्य रूप से आपका ये 4 प्रकार का होगा। पहला आपका होगा स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू। पहला आपका हो जाएगा एस क्यू से शुरू होगा, एस क्यू यू ए एम ओ यू एस स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू, है ना भाई। तो पहला आपका हो गया स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा आपका हो गया कॉलुमनर। दूसरा आपका क्या हो गया भाई? तो कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो भाई दूसरा आपका हो गया कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा आपका हो गया क्यूबोइडल। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तो भाई क्यूबोइडल CUBOIDAL क्यूबोइडल आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो भाई आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे केवल आपका हम लोग एपिथेलियल टिश्यू का अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय तथा राय एजुकेशन, ये 2 चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। तीसरा आपका है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू और आपका चौथा है सीलिएटेड। चौथा आपका क्या है भाई? तो आपका सीलिएटेड एपिथेलियम भी पढ़ सकते हैं इसको, ऐसे एपिथेलियम भी इसको पढ़ सकते हैं। तो भाई एपिथेलियल कहिए या एपिथेलियम दोनों चलेगा। एपिथेलियम टिश्यू, है ना भाई। ये 4 प्रकार में आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। तो भाई एपिथेलियल टिश्यू जो है यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्क्वामोस एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा हो गया आपका कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। तीसरा हो गया क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू। और चौथा आपका हो गया सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो अब हम लोग जानेंगे ये चारों के विषय में क्या क्या है। अब चारों के विषय में हम लोग एकाएक अध्ययन कर लेंगे। तो हम पहली बात अध्ययन करेंगे क्या भाई? तो पहला अध्ययन करेंगे स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू। यह ऊतक कैसा होता है? यह जो है यह चपटा आकार का होता है। इसकी कोशिका कैसा होता है? इस ऊतक की कोशिका चपटा, इस ऊतक की कोशिका आपका चपटा तथा अत्यधिक पतली होती है।
तथा अत्यधिक अत्यधिक पतली होती है, पतली होती है। ये कैसा होता है भाई? तो यह उत्तक की कोशिका जो होता है वह चपटा होगा और अत्यधिक पतली होती है। इन कोशिकाओं के केंद्रक या इन कोशिकाओं के केंद्रक, ये आपका केंद्रक न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस भी क्या होगा? चपटा होगा। केंद्रक भी चपटा होता है, चपटा होता है। इसका केंद्रक भी क्या होगा? चपटा होता है। इस प्रकार की उत्तक की कोशिकाएं, यह उत्तक जो है, यह उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी, फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह, दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। तो भाई यह उत्तक की कोशिकाएं में जो न्यूक्लियस रहता है वह भी कैसा होता है? तो भाई इसकी कोशिकाएं की न्यूक्लियस भी क्या रहता है? चपटा रहता है। और यह उत्तक की कोशिकाएं फर्श अथवा दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह दिखाई पड़ता है। यह खास करके यह उत्तक आपका, यह उत्तक त्वचा की बाहरी परत, त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है, यह उत्तक कहाँ पाया जाएगा भाई? तो त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावे मुख गुहा, आपका मुख गुहा जिसको बकल कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी, मुख गुहा, बकल कैविटी, आपका जिह्वा, आपका जिह्वा जिसको जीव कहते हैं, टंग, TONGUE, टंग और ग्रास नली, ग्रास नली जिसको हम लोग कहते हैं ओसोफेगस, OESOPHAGUS, ओसोफेगस, ग्रास नली हो गया, ओसोफेगस हो गया, तथा आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के स्तर में आपका पाया जाता है, या निर्माण भी करता है, पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? तो त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अलावे आपका मुख गुहा, बकल कैविटी हो गया, आपका जिह्वा, आपका टंग जिसको कहते हैं, ग्रास नली, ओसोफेगस, तथा आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के स्तर में भी पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ये रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स था। फिर इसके और कहाँ पाया जाता है? तो भाई ये आपका रक्त वाहिनियों, आपका हो गया जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स और तथा फेफड़े, तथा आपका कहाँ पाया जाएगा, फेफड़ा, फेफड़ा, फेफड़ा हो गया जिसको हम लोग फेफड़ा के वायु कोषों, फेफड़ा के वायु कोषों, वायु कोषों, वायु कोषों मतलब एयर से, एल्वोली जिसको कहते हैं, एल्वोली, VEOLI, एल्वोली, एल्वोली, एयर कोष, वायु कोष में भी यह पाया जाता है, में भी यह पाया जाता है। तो मेरे दोस्त यह जो है यह पाया जाता है, इसका कार्य जो है, अब हम लोग इसका कार्य को देखेंगे। कार्य जो है यह ऊतक खास करके स्क्वामोस, आपका एपिथेलियम टिश्यू जो है, इस ऊतक की कोशिका चपटी होती है तथा अत्यधिक पतली होती है, तथा इन कोशिकाओं के केंद्रक भी, इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वह भी आपका क्या होगा, चपटा होगा। यह ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी ईंट के तरह दिखाई पड़ता है। यह ऊतक त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अलावे आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, तो बकल कैविटी में पाया जाएगा, टंग के ऊपरी सतह पर पाया जाएगा, ग्रास नली का दीवार है, ओसोफेगस जिसको कहते हैं, तथा आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के स्तर में भी ये पाया जाता है। इसके अलावे आप ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों के स्तर में, फेफड़ा के वायु कोष, एल्वोली में भी यह पाया जाता है। तो यह ऊतक जो है, यह ऊतक का कार्य हम लोग देखेंगे क्या ऐसा होता है कार्य। तो यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। यह करता है क्या भाई, तो आंतरिक अंगों की आपका क्या करता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से आंतरिक अंगों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा क्या है भाई, तो रक्त वाहिनियों एवं वायु कोषों के पदार्थों के विसरण में भी सहायता करता है। इसके अलावे यह जो है आपका यह रक्त वाहिनियों, आपका क्या है, रक्त वाहिनियों एवं आपका वायु कोषों, वायु आपका कोषों जिसको हम लोग एल्वोली कहते हैं, वायु कोषों में वायु कोषों में पदार्थों के विसरण में भी सहायता करता है, में भी क्या करता है, सहायता करता है। अर्थात वायु कोष में जो हमारा आपका ऑक्सीजन जो आता है, तो वो डिफ्यूज़न के माध्यम से आता है। तो ये डिफ्यूज़न में भी क्या करता है, ये हमको क्या करता है, सहायता करता है। तो भाई ये तो आपको सुरक्षा प्रदान किया, सहायता किया, सुरक्षा में सहायता किया, और क्या किया, तो रक्त वाहिनियों में एवं वायु कोष, एल्वोली में पदार्थों के विसरण में भी क्या करता है, सहायता करता है। अर्थात जो हम ऑक्सीजन गैस जो लेते हैं वो एल्वोली में क्या होता है, जमा होता है। तो एक प्रकार का वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये क्या करता है, विसरण में ये क्या करता है भाई, मदद करता है। त्वचा की सतह पर, और क्या है भाई, तो त्वचा की सतह पर स्थित सल्की या आपका स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू त्वचा की सुरक्षा के लिए कई परतों में सजी होती है। यह त्वचा की सुरक्षा करने के लिए यह कई परतों में ये क्या रहता है, कई परतों में ये सजा रहता है,
सजा रहता है ताकि त्वचा के अंदर कोई आघात नहीं हो जाए। त्वचा के अंदर क्या रहता है, ये सुरक्षा के लिए कई परतों में ये क्या रहता है, सजी होती है। ऐसी खास करके ऐसी एपिथेलियम टिश्यू कहलाती है। तो इस टिश्यू को क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। भाई तो आपका अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो इसको हम लोग देखेंगे। तो भाई अब आपका स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, या देखने में तो हमको पता चल गया कि इसका इस उत्तक का कार्य क्या है, हमको पता चल गया। ये उत्तक रहता कहाँ ये पता चल गया, और यह दिखाई कैसा पड़ता है तो ये भी पता चल गया। अब भाई हम लोग देखेंगे इसका संरचना कैसा है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है। तो देखिए भाई आप लोग स्ट्रक्चर इसको देख लीजिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो होता क्या है, यह होता है चपटा आकार का होता है। क्या होता है, तो भाई यह जो होगा यह आपका इस टाइप का आपका हो सकता है। तो भाई आपका इस टाइप का हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो इस टाइप का होगा, है ना। फिर आपका इस टाइप का आपका होगा, इस टाइप का। तो भाई आप देखिए इस टाइप का होगा, है ना। तो भाई आपका क्या होगा, इस टाइप का आपका होगा, इस टाइप का, ठीक है। तो भाई इस टाइप का आपका हो सकता है, क्या हो सकता है, तो भाई इस टाइप का आपका होगा। तो ये क्या लग रहा है, चपटा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो भाई इस टाइप का भी हो सकता है। तो कैसा होगा, तो भाई इस टाइप का, है ना। तो ये क्या होगा आपका, इस टाइप का आपका हो सकता है। ये देखने में क्या होता है, चपटा लगता है। ये देखने में क्या लगता है, चपटा ईंट की तरह लगता है, क्या है। और इसका जो न्यूक्लियस होगा इस टाइप का होगा। न्यूक्लियस भी आपका क्या होगा, आपका चपटा लगेगा। ये आपका क्या है भाई, न्यूक्लियस है। ये आपका चपटा की तरह न्यूक्लियस भी लगेगा, है ना। ये आपका चपटा की तरह लगेगा। और ये करीब करीब दीवार में जो ईंटा रहता है ना, लटका हुआ दीवार में ईंटा का जो रहता है वो उसी के तरह आपको दिखाई पड़ेगा। ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये आपका स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू हो गया। तो भाई ये कैसा लग रहा है, ये बिल्कुल चपटा लग रहा है। ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटोप्लाज्म में भरा रहता है। और ये क्या रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका से आपका सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपको इसको कहेंगे आप सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो भाई ये आपका प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, तो ये दिखाई पड़ रहा है ईंट की तरह, कैसा दिखाई पड़ रहा है। और सेलुलर देखिए इसमें इंटरमोलुलर स्पेसेस नहीं है, कहीं पर आपका दो सेल के बीच में क्या है, कोई जगह नहीं है ना। तो भाई ये फिगर आपका किसका हो गया, तो फिगर हो गया एस्क्वामोस, एस्क्वामोस नहीं, ये आपका किसका हो गया, पहला आपका क्या है, पहला है एस्क्वामोस, ठीक है। एस्क्वामोस, एस क्यू आपका एस क्यू यू ए एम ओ यू एस, स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू। भाई ये आपका फिगर हो गया, इसका हो गया भाई, तो स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू। चलिए इसका कैरेक्टर तो हम लोग जान गए, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका कार्य क्या है, कहाँ पाया जाता है और कैसा स्ट्रक्चर है, ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि इसमें देखिए दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। अब हम मिटाते हैं इसको भाई, क्या करें, चलो आप लोग उतार लिया तो ठीक है,
जल्दी उतार लो। अब इसको हम लोग मिटाएंगे। तो हम लोग अब दूसरा चलेंगे। दूसरा आपका क्या है भाई? तो आपका दूसरा है कॉलुमनर। दूसरा आपका क्या है? तो कॉलुमनर। कॉलुमनर इपिथीलियम, इपिथीलियम टिश्यू। तो भाई हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? इपिथीलियम टिश्यू का ब्रांच पढ़ रहे हैं। तो भाई पहला तो पढ़ लिया इसको मोअस इपिथीलियम टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलुमनर इपिथीलियम टिश्यू। तो यह कैसा होता है? यह उत्तक एक ही स्तर में सजे कॉलुमन स्तंभाकार होता है। इसकी कोशिका आपका इसकी कोशिका जो होता है, इसकी कोशिका स्तंभ का आकार, स्तंभाकार होता है। स्तंभाकार होता है, कॉलुमनर जिसको कहते हैं, स्तंभाकार होता है तथा स्तंभ की तरह सजा रहता है। इसकी कोशिका कैसा होता है भाई? तो आपका स्तंभाकार होता है, कॉलमन लाइक। स्तंभाकार मतलब कॉलमन लाइक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर इसके कोशिका के अंतिम सिरा कहिए, अंतिम सिरा या मुक्त सिरा भी कह सकते हैं। इसका आपका कोशिकाओं के मुक्त सिरे, आपका कोशिका के अंतिम सिरा या मुक्त सिरा, मुक्त आपका सिरा पर सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइक्रोविली से पर आपका रसांकुर जिसको कहते हैं हम लोग माइक्रोविली, VILLI, माइक्रोविली पाया जाता है, पाया आपका जाता है। ठीक है। ये खास करके आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं। यह आहार नाल के वैसे भाग में पाया जाता है, वैसे भाग में पाया जाता है। यह आहार नाल के वैसे भाग में पाया जाता है जहाँ पदार्थों का अवशोषण होता है, जहाँ पदार्थों का अवशोषण होता है। ठीक है। तो भाई ये कहाँ पाया जाएगा? तो आहार नाल के वैसे भाग में पाया जाता है जहाँ पदार्थों का अवशोषण होता है तथा श्रवण भी होता है। अवशोषण एवं लिख दीजिए, एवं आपका श्रवण होता है। तो वहाँ पर ये पाया जाता है, श्रवण होता है। जैसे में आप ले लीजिए, जैसे में आपका कहाँ होगा? तो छोटी आंत। जैसे आपका क्या हो जाएगा? तो छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत हो गया। छोटी आंत का भीतरी भाग, छोटी आंत का भीतरी सतह हो गया। छोटी आंत का आपका क्या हो गया? भीतरी सतह हो गया। और कहाँ हो गया? अब और इसके अतिरिक्त जो आपका क्या हो गया? छोटी आंत का आपका भीतरी सतह हो गया। अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को आंतरिक अवलंबन, तो भाई ये कहाँ पाया जाएगा? तो खास करके जहाँ पदार्थों का श्रवण होता है, जहाँ पदार्थों का अवशोषण होता है, वैसे जगह ये पाया जाएगा। तो ये खास करके कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत के भीतरी सतह में। अब इसका कार्य क्या है भाई? तो यह कार्य जो करता है
तो यह कार्य जो करेगा वह आपको श्रवण का कार्य करता है, अवशोषण का भी कार्य करता है। यह क्या करेगा, अवशोषण का कार्य करेगा, अवशोषण का कार्य करता है। इसके अलावा आपका श्रवण का भी कार्य करता है, श्रवण का कार्य करता है। और इसके बाद क्या करता है, या यांत्रिक सहायता भी करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहायता, या आंतरिक सहायता भी करता है। तो भाई यह जो होता है यह आपका क्या करेगा, अवशोषण का कार्य करेगा, श्रवण का कार्य करेगा और आंतरिक सहायता प्रदान करने का मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो भाई इसकी यह भी कैसा रहेगा, सकल सूरत से आपको चपटा ही रहेगा, क्योंकि आपको इपिथेलियम टिश्यू पढ़ाया जा रहा है। तो इपिथेलियम टिश्यू का जो कोशिकाएं होती है वह खास करके कैसा होता है, तो भाई ये जो होता है ना, ये जो आपका कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू जो होता है तो ये करीब करीब चपटा होता है। इसकी कोशिकाएं क्या होता है, चपटा होता है। तब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई, तो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो स्तंभाकार है। दूसरा क्या है, कॉलमनर जो स्तंभाकार है। तो देखिए उसका फिगर मैं बना रहा हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका, तो भाई ये आपका क्या है, इस टाइप का जो है आपका इस टाइप का रहेगा। बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं के बराबर रहते हैं। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस तो रहता ही नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा आपका, यहाँ पर ये क्या है, तो माइक्रोविली है। क्या है, माइक्रोविली है। ये क्या है आपका, माइक्रोविली है। अब इसका देखो ये भी क्या है, तो चपटा है। ये इसका कोशिका भी क्या रहेगा आपका, चपटा रहेगा। केवल यहाँ पर क्या है, ये कॉलमनर साइज है। क्या है, कॉलमनर साइज। तो ये आपका हो गया आपका साइटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है। ये क्या हो गया आपका, और ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म हो गया, और ये आपका हो गया माइक्रोविली। ये क्या हो गया भाई, तो साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया भाई, तो न्यूक्लियस। और आपका ये आपका हो गया सेल, सेल मेम्ब्रेन कहिए इसको, तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई। अब भाई हम लोग जान गए कि कार्य कैसा होता है, इसका फिगर कैसा है। तो फिगर हो गया कॉलुमनर इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये आपका हो गया कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इसका हम लोग कार्य देख लिए, कहाँ पाया जाता है और क्या कार्य करता है, कैसा देखने में लगता है। तो ये सभी हम लोग क्या है, जान गए। अब तीसरा हम लोग जानेंगे भाई, तीसरा जो हम लोग चर्चा करेंगे आपका तीसरा इपिथेलियम टिश्यू का जो पार्ट है उसकी चर्चा करेंगे। तो तीसरा है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्या है भाई, तीसरा आपका है क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू। तो भाई क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू जो होता है, इनकी कोशिकाएं घनाकार होता है। इसकी कोशिका घनाकार, घन के आकार का घनाकार होता है। जैसा आपने घन देखा है उसी के तरह घनाकार होता है। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार न्यूक्लियस होता है।
इसके आपका प्रत्येक आपका कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियस केंद्रक, एक आपका केंद्रक होता है। ठीक है, एक केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में एक गोलाकार आपका क्या आएगा, एक केंद्रक रहेगा। यह लार ग्रंथि, यह पाया कहाँ जाता है, यह प्रायः लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड। तो लार ग्रंथि हो गया, सिलेवरी ग्लैंड हो गया, आपका स्वीट ग्लैंड स्वेद ग्रंथि हो गया, स्वेद ग्रंथि हो गया जिसको हम लोग कहते हैं स्वीट ग्लैंड, आपका स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड हो गया। उसके बाद आपका वृक्क नलिकाओं, वृक्क नलिकाओं, वृक्क नलिकाओं जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनीफेरस, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स वृक्क नलिका हो गया, में पाया जाता है, में पाया आपका जाता है। तो भाई यह कार्य क्या करता है, तो कार्य जो इसका है, यह जो कार्य करता है यह अवशोषण का कार्य करता है, अवशोषण, यह अवशोषण का कार्य करता है, श्रवण का। इसके अलावे इसके अतिरिक्त आपका श्रवण का भी कार्य करता है। इसके अलावे आपका क्या करता है, तो श्रवण के अतिरिक्त यह आपका क्या करता है, अवशोषण करता है, और इसके अतिरिक्त आपका श्रवण का कार्य भी करता है, आपका कार्य भी करता है ना, श्रवण का भी कार्य करता है। और अंगों को इसके अलावे यांत्रिक सहायता भी करता है, या क्या करता है, यांत्रिक सहायता भी करता है, भी आपका करता है। तो भाई ये क्या करता है, आंतरिक सहायता भी करता है, अवशोषण का भी कार्य करता है, और आपका श्रवण का भी कार्य करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो आपका लार ग्रंथि जो होता है उसमें पाया जाएगा, सिलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। उसके बाद आपका सिलेवरी ग्लैंड हो गया, स्वेद ग्रंथि जिसको हम लोग स्वीट ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद वृक्क नलिका यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। यह कार्य क्या करेगा, तो अवशोषण का कार्य करता है, श्रवण का भी कार्य करता है, ये सभी कार्य ये करता है। तो और क्या करता है भाई, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। क्या करता है, तो भाई मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। तो भाई ये आपको कैसा रहा दिखाई पड़ता है, तो ये घन आकार का है। कैसा आकार है, तो ये घन आकार का है, और प्रत्येक कोशिका में एक गोल, ये गोलाकार क्या है, गोलाकार केंद्रक पाया जाता है। क्या है, तो भाई गोलाकार केंद्रक पाया जाता है। तो भाई इसकी चर्चा भी हम लोग जान गए कि भाई ये कैसा होता है। अब ये तो जान गए कहाँ पाया जाता है, ये भी जान गए। अब हम लोग जानेंगे इसका स्ट्रक्चर, ये देखने में कैसा होता है। तो भाई मैं पहले कह दिया कि आपका घनाकार होता है। तो घन कैसा होता है, तो घन का फिगर आप बना लो। तो घन का फिगर आप कैसा बनाते हो भाई, तो आप देखो घन का फिगर हम कैसा बनाते हैं, तो ये आपका घन हो गया है ना, ये इस टाइप का हम लोग बनाते हैं घन। क्या बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं, आपका घन हो गया। तो ये आपका इस टाइप से आपका घन हो गया।
तो ये ऐसा इस टाइप से बनाओ। तो भाई ये आपका इस टाइप से बनेगा। आपका तो इसका फिगर हम लोग बना रहे हैं, इस टाइप से आपका बनेगा। तो भाई आराम से इसको बनाओ, इस टाइप से बना दो, घन के आकार का बना देना है। तो आपका क्या है, ये घन आकार का हो जाएगा, ये आपका घन आकार का हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका घन के आकार का। तो इस टाइप का आपका क्या होगा, आपका इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस क्या होता है, नहीं के बराबर रहता है। क्या होता है, तो भाई ये इंटरसेल्युलर क्या होता है, नहीं के बराबर होता है ना। ये क्या होता है आपका इंटरसेल्युलर स्पेसिस, इसमें क्या होता है भाई, नहीं होता है। इस टाइप से आपका देखिए, इस टाइप का आपका क्या हो गया, ये घन आकार का रहता है। और प्रत्येक में क्या रहता है, एक एक गोल गोल क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। गोल गोल क्या होता है, इसमें आपका न्यूक्लियस रहेगा। क्या रहेगा, तो भाई इसमें आपका क्या रहेगा, तो न्यूक्लियस है। क्या है आपका, न्यूक्लियस है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका सब में क्या है, एक का गोल न्यूक्लियस है, और कैसा है तो गोल है ना। ये सब क्या है, तो भाई न्यूक्लियस है। तो लिख दीजिए, ये हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये सब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। और इसी में क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म वगैरह रहता है। तो आपका फिगर क्या हो गया भाई, तो फिगर आपका हो गया क्यूबोइडल। क्या हो गया, क्यूबोआईडीएल, क्यूबोइडल इपीथेलियम टिश्यू। ठीक है भाई, तो इसके विषय में हम लोग पूरा अध्ययन कर लिए। ये घन के आकार का है ना, ये घन के आकार का है। इसमें न्यूक्लियस जो है एक एक घनाकार कोशिका में जो होता है, एक एक गोल गोल क्या रहता है, आपका केंद्रक रहता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो भाई लार ग्रंथि, अपने मुंह में क्या रहता है, 3 इस साइड और 3 इस साइड, लार ग्रंथि है। क्या है, जिससे लार निकलता है। तो ये क्या होता है, खास करके लार ग्रंथि सेलेब्री ग्लैंड में पाया जाएगा। आपका स्वीट ग्लैंड क्या है, जिससे हमारा पसीना निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्वीट ग्लैंड। और कहाँ पाया जाएगा, तो वृक्क नलिकाओं, यूरिनी फेरस ट्यूबुल्स में पाया जाएगा। ये प्रायः पाया जाता है। यह कैसा होता है, यह तो समझ में आ गया। ये कहाँ पाया जाता है, कार्य क्या करता है, तो भाई ये अवशोषण का कार्य करता है, श्रवण का कार्य करता है, और कहीं आपका क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है, यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। अब देखो भाई, हम लोग लास्ट इपिथेलियम टिश्यू का चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे भाई, तो चौथा हमारा है इपिथेलियम टिश्यू का चौथा भाग या चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार जो हमारा है वह सीलिएटेड है। क्या है भाई, सीलिएटेड। चौथा आपका क्या हो गया, तो भाई सीलिएटेड, सीलिएटेड CLIATED, सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। तो भाई ये क्या है, सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। यह भी क्या है, इपिथेलियम का चौथा प्रकार है। जो यह इसकी कोशिकाएं कैसा होता है भाई, तो
यह जो है खास करके सीलिएटेड जो होता है यह भी इसकी कोशिका स्तंभाकार होता है। इसकी भी कोशिकाएं स्तंभाकार होता है। स्तंभाकार कॉलमन लाइक स्तंभाकार होता है ना, कॉलमन लाइक होता है। और क्या रहता है, या इसमें भी एक एक कोशिका रहता है। इसमें भी आपका केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसकी भी कोशिकाएं स्तंभाकार होता है, कॉलमन लाइक होता है। इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। और क्या होता है, यह प्रायः आपका प्रायः ट्रैकिया, ये प्रायः ट्रैकिया के भीतरी सतह पर पाया जाता है। ट्रैकिया के भीतरी सतह पर पाया जाता है, भीतरी सतह पर पाया जाता है। और क्या है, इसके कोशिका के सिरों पर सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो भाई सीलिया आपका पाया जाता है। ठीक है, सीलियरी जो एक प्रकार का गति उत्पन्न करता है। क्या करता है, गति उत्पन्न करता है, जिसे सीलियरी गति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, सीलियरी गति। सीलियरी गति, सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट करते हैं। सीलियरी मूवमेंट करते हैं, है ना। और इसी के द्वारा श्वास नली के भीतर सतह पर म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देते हैं। जो सीलियरी गति करने के कारण, इसी गति के कारण लिखो, इसी गति के कारण म्यूकस, कारण श्वास नली के भीतर, श्वास नली के भीतरी सतह पर लिखो, श्वास नली के भीतरी सतह पर आपका म्यूकस या श्लेष्मा को जमा नहीं रहने देते हैं, जमा नहीं होने देता है। तो कौन भाई, तो ये आपका सीलिया जो होता है, सीलियरी गति जो उत्पन्न करता है, जिसके कारण श्वास नली के भीतर म्यूकस जो निकलता है अपने शरीर से, वो म्यूकस और आपका श्लेष्मा भी निकलता है। तो इस दोनों को क्या करता है, जमा होने नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के उत्तक खास करके सीलिएटेड इपिथेलियम कहलाते हैं। तो यह उत्तक को हम लोग कहते हैं सीलिएटेड उत्तक, है ना। तो भाई यह कहाँ पाया जाएगा, तो
या इसके अतिरिक्त आपका श्वास नली यह पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह प्रायः ट्रैकिया के अलावा यह प्रायः श्वास नली के अलावा अंडवाहिनी, गर्भाशय, वाहिनी यह आपका गर्भाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय हो गया, ये सभी में पाया जाता है। गर्भाशय में पाया जाता है ना। अब देखो भाई, ये तो हम लोग देख लिया कि श्वास नली में एक प्रकार का क्या करता है, एक गति उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका श्वास नली में आपका म्यूकस जो है और श्लेष्मा को क्या करता है, जमा होने नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक प्रकार क्या करता है, ये गति उत्पन्न करता है। उसी प्रकार यह अंडवाहिनी जो महिलाओं में खास करके आपका अंडकोश में जो होता है, जहाँ अंडाणु बनता है, वहाँ पर ये एक प्रकार का सीलियरी गति उत्पन्न करता है, जिसके कारण उसका अंडाणु क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब में भी कहेंगे ये पाया जाता है। तो भाई फैलोपियन ट्यूब से कहाँ चला जाता है, तो गर्भाशय में चला जाता है। और जब महिलाएं बच्चा उत्पन्न करता है तो गर्भाशय में एक प्रकार का यह गति उत्पन्न करता है, जिसके कारण बच्चा बाहर आने में भी ये मदद करता है। तो है ना, ये आपका सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू जो है, हम इसके विषय में जान गए कि इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार होता है, कॉलमनर लाइक होता है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, और यह प्रायः ट्रैकिया में पाया जाता है। यह क्या होता है, तो भाई प्रायः क्या होता है, तो ट्रैकिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है। इसकी कोशिका के सिर पर क्या रहता है, सीलिया रहता है, जिसके कारण ये एक प्रकार का गति उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहते हैं, सीलियरी गति कहते हैं, सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। इसी गति के कारण श्वास नली में क्या होता है, भीतरी सतह में जो श्वास नली हमारा है, उसकी भीतरी सतह में म्यूकस और आपका श्लेष्मा को नहीं जमा होने देता है। और इसके अलावा कहाँ पाया जाएगा, तो भाई स्त्रियों में अंडकोश जो होता है, अंडकोश जहाँ अंडाणु बनता है। पुरुष में कहाँ रहता है, तो जहाँ स्पर्म बनता है, तो वहाँ भी ये पाया जाता है। स्पर्म को क्या करता है, ये बाहर आने में मदद करता है। और उसी प्रकार स्त्री में क्या रहता है, अंडाणु को बाहर आने में क्या करता है, ये मदद करता है। ये कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में भी ये रहता है। उसी प्रकार ये गर्भाशय में भी रहता है। गर्भाशय में जब बच्चा पैदा होता है तो महिलाओं को गर्भाशय में एक प्रकार का क्या करता है, गति उत्पन्न करता है, जिससे बच्चा बाहर आने में क्या करता है, मदद करता है। तो खास करके ये आप लोग सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू के विषय में हम लोग अध्ययन किए। अब इसका देखेंगे भाई स्ट्रक्चर। अब इसका क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। तो भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लीजिए। तो भाई स्ट्रक्चर जो इसका होगा वह उसी प्रकार का होगा, स्तंभाकार का आकार का ही होता है। केवल इसमें क्या रहता है भाई, इसी प्रकार का होगा। क्या होगा, इसी प्रकार का आपका क्या होगा, इस प्रकार का ही आपका होगा। तो भाई ये क्या रहता है, स्तंभाकार होता है। यहाँ क्या है, तो सीलिया है। ये क्या है, सीलिया है। ये एक प्रकार का गति उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग कहते हैं आपका सीलियरी मूवमेंट। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ये क्या हो गया, आपका साइटोप्लाज्म हो गया। तो मेरे प्यारे बंधु, इसको क्या कहते हैं, सीलिया। ये सीलिया एक प्रकार का गति उत्पन्न करता है, जिसको आपको सीलियरी मूवमेंट कहते हैं, जिसको सीलियरी गति कहते हैं। और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म।
प्लाज्म, और ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिगर हमारा क्या हो गया, तो सीलिएटेड इपीथेलियम टिश्यू। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़े हैं एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू के अंतर्गत कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, और इसमें हम लोग आज इपीथेलियम टिश्यू के विषय में गहरा रूप से अध्ययन किए हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करूंगा। समाप्त करने से पहले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ आपका आप लोगों को, सभी लोगों को शुभकामना देता हूं तथा आपका जीवन सुखमय बीते, मंगलमय हो। साथ साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी शब्दों के साथ आज का आपका बायोलॉजी का क्लास मैं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मैं कल अगला टॉपिक के साथ आपके पास रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।